आज की यह वीडियो महासंग्राम होने वाली है हिंदी साहित्य की, यानी हिंदी लिटरेचर, हिंदी काव्य की। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। 80% गारंटी है। 80% प्रश्न यानी कि 80% प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन पेपर इंक्लूड है, 3 मॉडल पेपर इंक्लूड है, जो कि 2 क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष के हैं यानी 2023 के, और एक क्वेश्चन पेपर 2022 का है। तो 2022 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो 2023 में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शब्द में बोलना चाहूँगा, जिन छात्रों को परीक्षा में वास्तव में पास होना है वो ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते, मेरे रूल और कानून जो मैं बताऊंगा, नियम वो फॉलो कर लेते, तो आपके 80% नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 75 नंबर का पूर्णांक होगा तो आप कम से कम 65 से 60 नंबर ला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है। कल परसों जब भी पेपर हो, तो पहला क्वेश्चन पेपर है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। तो आप लोगों को मालूम कि हिंदी में कुछ पद्यांश गद्यांश दिए जाते हैं, जिसकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ सहित व्याख्या वाला पार्ट आप लोग अपने अनुसार क्वेश्चन बैंक इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। हम मेन क्वेश्चन आपकी ओर आएंगे। ठीक है, तो पहले जो मॉडल पेपर उसका पहला प्रश्न है कि तुलसीदास के समन्वयवादी कवि क्यों कहा जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, लगभग प्रश्नों का, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी रहते हैं कि सर आंसर भी बताया करिए, तो आंसर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो का नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है कि शैली की दृष्टि से तुलसीदास ने महाकाव्य, मुक्तक काव्य तथा गीत काव्यों का सुंदर समन्वय किया है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने उस काल में प्रचलित ब्रज और अवधी दोनों की भाषाओं में समन्वय स्थापित किया है। तुलसी का रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, तो विनय पत्रिका ब्रज का परिपाक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इनका समन्वय कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो अपने अनुसार, जो समन्वय के अकॉर्डिंग है उसके अनुसार लिखी है, इसलिए इन्हें समन्वयवादी कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है। तो तुलसीदास जी से प्रश्न, जो तुलसीदास जी से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में करीब 10 से 12 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये तो तय है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे तुलसीदास जी से, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना है, और आप लोगों का इन सभी क्वेश्चन का उत्तर आप अपने अनुसार पढ़ना चाह रहे हैं तो इन सभी का उत्तर आप अपने क्वेश्चन में इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, आपकी परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने के चांस है, वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ख नंबर है कि पद्मावत के रूप में सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। पद्मावती के रूप सौंदर्य पे, तो ध्यान से सुनिएगा, पद्मावती बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो आपको लिखना है पद्मावती उसकी रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर युद्ध में जीतता है। पद्मावती उसकी रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा, यानी कि उसकी खूबसूरत की सुंदरता, यानी प्रशंसा, यानी कि उसके जो आप लोग बोलते नहीं, प्रशंसा करते नहीं हैं, उसकी तारीफ करते हैं ना, तो उसको सुनकर तत्कालीन जो हमारे प्रसिद्ध, आप लोग जो भी समझ लीजिए, तत्कालीन जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने उसको पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध को जीता था। ठीक है, इसके बावजूद भी पद्मावती के जौहर के कारण वह उसे जीवित नहीं पाता है। ठीक है, पद्मिनी श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी, उसके पास हीरामन नाम का एक तोता था। तो इस प्रकार आप पद्मावती के सौंदर्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि बहुत ही वो अट्रैक्टिव थी, कुल मिला के ये बात समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, ध्यान से सुनिएगा। गा नंबर की साखी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो साखी शब्द जो है वो संस्कृत साक्षी का रूपांतरण है। संस्कृत साहित्य में आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। कालिदास ने कुमार संभव 560 में इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया था। तो इस प्रकार आप साखी का शाब्दिक अर्थ शब्द लिखेंगे। आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे ढूंढ के भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जायसी जी से जुड़ा प्रश्न एक परीक्षा, मतलब कि 2-3 प्रश्न आएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी से जुड़े, तो याद रखेंगे। ठीक है,
सूरदास के वात्सल्य सम्राट क्यों कहा जाता है? जो सूरदास जी हैं उनको वात्सल्य सम्राट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो सिंपल सा आपको उत्तर लिखना है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य प्रधान भावों का बड़ी तमनीयता से प्रयोग किया है। किस तरह? तमनीयता से, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, उन्होंने यशोदा और कृष्ण के बीच ममता एवं वात्सल्य का बड़ी मुखरता से मार्म स्पर्शी वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार एवं शांत रस का बड़ी सूझबूझ से प्रयोग किया है। यानी कि बहुत ही कलाकार थे सूरदास जी, जो कि जिस हिसाब से यशोदा मैया और कृष्ण जी के बीच जो ममता होती है माँ और पुत्र के बीच, उसको इन्होंने एक मार्मिक ढंग से उसका वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार ये वात्सल्य के सम्राट कहलाते हैं। और काफ़ी अच्छी इनकी जो रचनाएं हैं उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से वात्सल्य का इस्तेमाल करके ये भावों को प्रकट करते हैं, जिससे ये बहुत ही पॉपुलर यानी कि वात्सल्य सम्राट कभी भी कहे जाते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावती इस समय की भाषा पर प्रकाश डालिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पद्मावती से जुड़ा एक प्रश्न, दो प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और तय भी है। अगला प्रश्न जो कि हमेशा आता ही रहता है, इसकी बौछार ही रहती है इस प्रश्न की, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। 100% चांस है इस प्रश्न के आने के, तो जो आपको जरूर पढ़ना है इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण टॉप लेवल का प्रश्न है कि कबीर के समाज सुधारक रूप का परिचय दीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम आपको बेसब्री से बताएंगे क्योंकि बहुत टॉप लेवल का है। उत्तर में लिखना है कि कबीर महान समाज सुधारक थे। वो तो एक कवि थे, वो बात तो है ही, उसको तो सभी जानते हैं। साथ साथ में कबीर दास जी एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सत्य प्रेम का भंडन तथा अज्ञान तथा घृणा का खंडन किया है। कबीरदास संत कवि और समाज सुधारक थे। वे पूरे संसार में सुधार लाना चाहते थे। कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा में समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। कबीर अमीर गरीब, जाति पात, भेदभाव, धन धान्य से परिरूप जीवन में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जो जाति पाति का जो मामला चल रहा है, जो गरीब अमीर का मामला चल रहा है, ठीक है, इस पे वो जरा सा भी विश्वास नहीं करते थे। वो सबको एक समान मानते थे कि एक समान रहकर चलिए, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए कि आप अमीर हैं या फिर आप गरीब हैं तो आप ये नहीं कर सकते, या आप इस जात के हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप इस जात के हैं तो ये कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें नहीं चाहते थे कबीरदास, इसलिए ये प्रमुख और टॉप लेवल के कवि बने समाज सुधारक के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे ढूंढ के, क्योंकि इतना हम आपको बताने में पॉसिबिलिटी हो पाए, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं, और बाकी आप अपने इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है प्रश्न के। अब हम यहाँ पर पहले मॉडल पेपर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का वर्गीकरण करते हुए सभी शाखाओं का परिचय दीजिए, या फिर इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का है, गारंटी है आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं उनके बारे में आपको लिखना है। वर्गीकरण का मतलब वही हुआ, कितनी शाखाएं, उनके बारे में आपको विभाजन करके लिखना कौन कौन सी हैं। और सभी शाखा यानी कि जो भी शाखा वर्गीकरण में आती हैं शाखाएं, उनके बारे में आपको परिचय देना है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको कम से कम इसका उत्तर 600 से 700 शब्दों में देना है, क्योंकि इसके लिए आपको 15 नंबर दिए जा रहे हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का प्रश्न है। गारंटी है इस प्रश्न की, अगर ना आए तो आप मुझे बोलिएगा कि नहीं आया सर, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि आज तक मैंने जो चैलेंज किया है, जो मैंने चैलेंज आप लोगों को दिए या पे एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्रश्न आएगा, वो परीक्षा में आया भी है। तो इस बार इस क्वेश्चन की भी हम चैलेंज कर रहे हैं, आएगा जरूर, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास के लोकनायक रूप एवं लोक मर्यादा, ठीक है, मर्यादा रूप पर प्रकाश डालिए। तो तुलसीदास का जीवन परिचय, तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिएगा। कम से कम 8 से 10 नंबर के प्रश्न तुलसीदास जी से भी जुड़े आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि निर्गुण काव्य धारा के कवि के रूप में कबीर की भक्ति भावना में समन्वय की क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए।
तो कबीर दास जी की जो निर्गुण काव्य धारा के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, भक्ति भावना के बारे में बताना है तो निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं। कबीर जी भक्ति भावना में सन्मय का क्या महत्व है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कबीर दास जी से भी जुड़े जीवन परिचय पढ़ लेंगे पूरा का पूरा इनके, तो आप लोगों को सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। कबीर दास जी से जुड़े तय हैं, आएगा। अगला प्रश्न है कि सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों की तरह सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक तो जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी जो कृति है जो बहुत ही पॉपुलर है उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत से जुड़े प्रश्न। और एक सूरदास जी की कृति है भ्रमर गीत जिसमें गोपियों के विरह का वर्णन किया गया, उनकी वेदना का वर्णन किया गया। ये दो आप लोग जर्नली याद कर लीजिएगा, ये विरह के बारे में हमेशा प्रश्न आता है, तो ये दो प्रश्न तो आप छोड़िएगा मत, इनको तो इनका उत्तर जरूर पढ़ लीजिएगा, ये परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जायसी के पद्मावत महाकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रश्न आया भी यहाँ पर, जायसी के पद्मावत की महाकाव्य जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में आपको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, जो कि जब पेपर ये हुआ था उससे पहले मैंने वीडियो बना के आप सभी को जानकारी दे दी थी। जो भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको बता दिया था कि ये प्रश्न आएंगे, और सारे प्रश्न लगभग 80 से 90 प्रश्न, 80 से 90% जो प्रश्न हैं मेरे द्वारा ही बताए गए आए थे। तो काफ़ी छात्रों को हैप्पीनेस हुई, काफ़ी खुश हुए और काफ़ी उन्होंने अपना रिस्पेक्ट दिया और बोला कि सर आपने जो बताया था वो आए, तो काफ़ी हमें भी खुशी हुई। और गारंटी है आप लोगों की भी परीक्षा अगर आने वाले दिनों में तो प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अब आ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर की ओर। इसमें देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपकी परीक्षा में कौन से आने के चांस हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, दूसरा ये क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसमें जो प्रश्न है उनके बारे में। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय में इनमें कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे। शायद इस क्वेश्चन पेपर को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है, तो मैंने सोचा एक महासंग्राम वीडियो कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जिससे छात्रों को शायद कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। बार बार देखने की पड़ता है तो वो लोग बोलते हैं सर कोई वीडियो बना दी पार्टिकुलर महासंग्राम वाली, जिससे से हमको कोई और कुछ न देखना पड़े। तो मैंने सोचा चलिए कोशिश करते हैं, तो मैंने वही किया है। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नंबर 1 पे लिख दीजिएगा, प्रमुख कवि हैं स्वामी अग्रदास जी। नंबर 2 पे लिख दीजिएगा नाभादास जी। नंबर 3 पे लिख दीजिएगा हृदय राम जी। और नंबर 4 पे लिख दीजिएगा तुलसीदास जी। नंबर 5 पे लिख दीजिएगा केशवदास जी। तो 4-5 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, ज़्यादा लोगों में आवश्यकता नहीं लिखने की। अगला प्रश्न है कि रीतबद्ध काव्य धारा के कवियों के नाम लिखिए। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन कौन से, चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमारे कवि हैं उनका जो नाम है वो है भिखारी दास। 2 नंबर पे आप लोग लिख देंगे पद्माकर। नंबर 3 पे लिख देंगे मतीराम। नंबर 4 पे आप लोग लिख देंगे चिंतामणि त्रिपाठी। और नंबर 5 पे आप लोग लिख देंगे केशवदास। तो ये 5 प्रमुख कवि हैं रीतबद्ध काव्य धारा के, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यापति की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। जो कि विद्यापति जो कि प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। विद्यापति से जुड़ा प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है, तो तैयार कर लीजिएगा, पूरे के पूरे चांस है आएंगे जरूर। इनकी पहली कृति है जिसका नाम है कीर्तिलता। क्या है? कीर्तिलता। दूसरा का नाम है कीर्ति, ठीक है, कीर्ति पताका। ठीक है, नंबर 3 इनकी जो रचना है जिसका नाम है पदावली। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आएगा, तय है। विद्यापति से जुड़ा प्रश्न जो कवि हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि कबीरदास की भाषा क्या थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको जर्नली याद भी रखना चाहिए कि भक्ति का, फिर से आपको मैं बता दूं, कबीरदास जी की भाषा आप सभी को मालूम है कि कैसी है अच्छे से, और जिन छात्रों को नहीं मालूम कमेंट करके बता दीजिएगा। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो है, यहाँ पर मिस्टेकिंग ये हुई कि पहले हमें क्वेश्चन हल करना था घ नंबर, इसका उत्तर मैंने आपको बताया ही नहीं, तो पहले इसका बता देते हैं। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो भक्ति काल में सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि में से जो हैं वो हमारे सूरदास जी भी हैं। सूरदास जी जो भक्ति शाखा के कवि, किस भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, तो भक्ति काल में भक्ति शाखा में, ठीक है, तो ये जो कवि थे बहुत हैं और बहुत ही प्रमुख कवि हैं जिनको आप लोग को याद रखना जरूरी है, और ये टॉप लेवल के कवि हैं।
इनके बारे में मैंने आपको बता ही रखा कई बार। तो सूरदास जी किस भक्त शाखा के कवि थे, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका कमेंट में अगर जिन छात्रों को राइट आंसर मालूम है आप लोग बताइए, क्योंकि हमने कई बार, ये सिंपल सा प्रश्न है, ट्राई करिए। अच्छा, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग देखिए किन छात्रों का राइट आंसर सही होता है। सूरदास किस भक्त शाखा के कवि थे, कमेंट में बताइएगा। अंगा नंबर प्रश्न है कि कबीर की भाषा क्या थी, ठीक है। तो कबीर दास जी जो थे उनकी जो भाषा थी वो सद्दुक्कड़ी एवं पंचमेल की खिचड़ी थी। आपने सुना भी होगा, अपने 10th 11th 12th में पढ़ा होगा कि कबीर दास जी जो थे इनकी जो भाषा थी वो सद्दुक्कड़ी एवं पंचमेल की खिचड़ी थी। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा शब्दों की बहुलता भी है। तो इस प्रकार लिखेंगे। मेन पॉइंट तो ये है कि सद्दुक्कड़ी, ठीक है, एवं पंचमेल की खिचड़ी। अब इसमें आ जाएंगे लघु उत्तरीय में, देखते कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जायसे से जुड़ा प्रश्न आएगा भी। ये देखिए इसमें आया भी, ये 2023 का प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसी वर्ष का एक यूनिवर्सिटी का ये भी है। केशवदास जी से भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। केशवदास जी के बारे में आपको पढ़ लीजिएगा। लिखा है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, ये 2023 में इस बार प्रश्न आया था, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ से जुड़ा कभी कदार आता, हमेशा तो नहीं आता, लेकिन गोरखनाथ से एक दो प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आ भी सकता है, ठीक है। विद्यापति मैंने आपको बता रखा, विद्यापति हर जगह छाए हुए हैं। जब जब परीक्षा होती है हिंदी की तो विद्यापति से जुड़े प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये तो तय है और आएगा आने वाले दिनों में भी। और विद्यापति का दूसरा भी क्वेश्चन है यहाँ पर आया, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूरा पढ़ लीजिएगा और इनकी जो प्रमुख कृति है, रचना एक जिसका नाम है गिल्लू, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न अक्सर आया करते हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और अब आ जाएंगे हम संदर्भ सहित व्याख्या वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि दो पद्यांशों की आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है कि ये जो आप लोग को दिया गया है, ठीक है, ये पद, इनमें मतलब ये किसकी रचना है और किस लेसन की है और इसके रचनाकार कौन है, उसमें क्या बताया गया है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। जो आप लोगों को पद दिया गया है, ठीक है, इसकी हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना है। ये अपने क्वेश्चन में इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा यही पद्यांश या यही पद आए, बदला करता है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो लगभग वैसे ही आते हैं। दीर्घ उत्तरीय में कुछ क्वेश्चन है गोरखनाथ जैसे जुड़े। तो गोरखनाथ की काव्यगत विशेष, पहले तो मैं आपको बता दूं, गोरखनाथ का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, उनकी काव्यगत विशेषताएं ठीक पढ़ लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है। और इतना ही आता, ज़्यादा नहीं आता, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोरखनाथ के जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। इसी के अंदर सारे प्रश्न इनके इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि कौन सा प्रश्न है कि कबीर अपने समय में सामाजिक एवं धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, उपयुक्त, ठीक है, वो तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। तो मैंने आपको बताया रखा है कि जो हमारे कबीरदास जी हैं, ये कवि के साथ साथ बहुत ही अच्छे समाज सुधारक भी थे और इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाने के लिए काफ़ी अथक प्रयास किया। ये भेदभाव पे विश्वास नहीं करते थे, उसी के बारे में लिखना। जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करना चाहते थे, उसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में आएगा। पद्मावत महाकाव्य मैंने आपको बता ही रखा है, ये प्रश्न जर्नली है तो हमेशा आते हैं। बहुत ही टॉप लेवल के अगले कवि हैं, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि जो हमारे बिहारी लाल जी हैं। तो बिहारी लाल रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इसको स्पष्ट करना है कि किस लिए इनको, बिहारी जी को, रीतकाल का प्रसिद्ध कवि, प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा, 100% आने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पेपर 2023 का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पिछले साल कौन कौन से पूछे गए थे, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रूफ के तौर पे, यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, नहीं कहेंगे कि सर दिखाते भी नहीं। ये देख लीजिए किस साल का और हिंदी का पेपर है, हिंदी काव्य का है, 75 नंबर का पूर्णांक था। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न इसमें है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वान का नाम लिखिए। कहने का मतलब ये है कि आदिकाल जो काल है, इसके बहुत सारे अन्य नाम भी थे और कौन कौन से अन्य नाम थे उनके नाम लिखना है, और जो अन्य नाम थे उनको कौन कौन से लेखक ने नाम दिया था उसके बारे में आपको लिखना, नामकरण कौन कौन से कवि ने किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसको भी तैयार रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी काव्य धारा, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। तो सूफी काव्य धारा के बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द्विवेदी युग से भी जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। द्विवेदी युग के किन्हीं अच्छा साहित्यकारों के नाम लिखिए, अच्छा रचनाकारों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 पे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नंबर 2 पे हैं श्रीधर पाठक जी, नंबर 3 पे आपके आ जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, और नंबर 4 पे आपके आ जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, और नंबर 5 पे आपके आ जाएंगे कौन, बाबू गुलाब राय जी, और नंबर 6 पे आपके आ जाएंगे पदम सिंह शर्मा। तो आप इतने लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 6 कवि हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि द्विवेदी युग की प्रमुख रचना कौन सी है और प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ओके।
देखिए विद्यापति, विद्यापति से जुड़े प्रश्न आते हैं, कम से कम 10-12 नंबर के प्रश्न आएंगे विद्यापति से जुड़े। आपने तीनों मॉडल पेपर देखे, तीनों में विद्यापति से जुड़े प्रश्न आए हैं। बहुत ही पॉपुलर और अच्छे कवि हैं, इनसे जुड़े आएंगे ही आएंगे। लिखा है कि कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए, जिसके बारे में आपको मालूम है कि नंबर 1 पे हमारी जो रचना है वो है रामचरितमानस। नंबर 2 जो प्रमुख कवि तुलसीदास जी की रचना है उसका नाम है पार्वती मंगल। नंबर 3 पे है जिसका नाम है दोहावली, ठीक है। नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा भैरवे रामायण। नंबर 5 पे आप लोग लिख दीजिएगा जानकी मंगल। नंबर 6 पे आप लोग लिख दीजिएगा वैराग्य संदीपनी। नंबर 7 पे लिख लीजिएगा राम लला नहछू, ठीक है। और भी बहुत सारी रचना है इनकी, जैसे दोहावली, कवितावली। तो आप अपने अनुसार जितने भी आपको याद रहे लिख दीजिएगा। यहाँ तो 6 पूछा गया तो आप 6 का उत्तर दीजिएगा, मतलब 6 ही रचना का नाम लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीर का कोई एक दोहा लिखिए। यानी कि आपके जो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो कबीरदास जी का लेसन है उनमें मतलब कि उसमें कौन सा जो एक दोहा है, मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर में वो कोई लिखिए कबीरदास जी का। तो आपको लिख देना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, एक दोहा जो कि कबीरदास जी का है। इतना लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि घनानंद जी से भी जुड़े प्रश्न पढ़ लीजिएगा, घनानंद जी से जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं में से 1 नंबर पे आप लोग लिखिएगा नील देवी। नंबर 2 पे आप लोग लिख दीजिएगा अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी वाला आपको ध्यान होगा, ठीक है। नंबर 3 पे लिख दीजिएगा आप लोग श्री चंद्रावली। नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। और नंबर आप लोग 5 पे लिख दीजिएगा सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। और नंबर आप लोग 6 पे लिख दीजिएगा, एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत दुर्दशा। तो आप 5 बताया गया, आप 5 लिख दीजिएगा। आपको जो जो ध्यान रहेंगे वो लिख दीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इंटरनेट पे ढूंढ के इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की समझ ये है, ध्यान से सुनिएगा कि धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। जो धर्मवीर भारती हैं उनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है। तो धर्मवीर भारती जी से भी जुड़े प्रश्न आएंगे, 1-2 प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेंगे, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंद साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों के बारे में लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न अक्सर आता रहता है कि साहित्य में शोध के बारे में प्रमुख प्रविधियाँ कौन कौन है उनके नाम लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। ये देखिए यहाँ पर ये जो पद्यांश गद्यांश दिया गया है, अवतरण दिया गया, इसकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी कि ये जो पद्यांश ये किस लेसन से लिया गया, इसके रचनाकार कौन से, उसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, व्याख्या में। आप लोग जानते हैं संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करनी है, आप सभी को अच्छे से मालूम, ठीक है। तो करीब करीब 4 अवतरण दिए जाते हैं, जिसमें से 2 का आप लोगों को 2 पद्यांश या 2 गद्यांश का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय के जो टॉप लेवल के प्रश्न हैं उनकी ओर। लिखा है कि नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है, तो नाथ साहित्य के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है जो कि आएगा ही आएगा, कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में तय है। अमीर खुसरो से भी जुड़ा प्रश्न आता रहता परीक्षा में, तो अमीर खुसरो के बारे में आपको ध्यान देना, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आगामी परीक्षा के लिए, टॉप लेवल का, हाई लेवल का जनरली प्रश्न है, ठीक है। नागा अर्जुन जी से जुड़ा प्रश्न कभी कदार आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। निराला जी से भी जुड़ा क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आ जाता है, तो निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। यानी कि निराला जी द्वारा एक रचना है जिसका नाम है तुलसीदास, ये कोई कविता है, ठीक है। ये जो रचित है वो निराला जी के द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध से जुड़ा अक्सर परीक्षा में प्रश्न इस बार आ रहे हैं, शोध की परिभाषा के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसका महत्व के बारे में। शोध से जुड़े करीब करीब 3-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। तो लॉन्ग टाइप में आप लोगों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। नंबर 1 पे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो हम आपको बता दें जो दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप लोगों को 10 या 15 नंबर दिए जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में रूल है, तो उसमें आपको कौन कौन से पढ़ लेना मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो ये आप पढ़ लीजिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 पेज आपको लिखना है, परीक्षा में आएगा तय है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है लॉन्ग का यानी दीर्घ उत्तरीय का, वो पढ़ लीजिएगा भक्ति काल के बारे में। 3 नंबर जो है वो आदिकाल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भक्ति काल, आदिकाल और ये अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहीं से एक प्रश्न फंस जाएगा, गारंटी 100% श्योर, हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए इन्हीं में से, तय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। यानी कि जो सगुण काव्य धारा है उसमें तुलसीदास जी का क्या स्थान है उसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी साहित्य जगत में इनका क्या योगदान रहा है, हिंदी साहित्य में किस प्रकार ये अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, किस प्रकार रचनाएं देकर लोगों को जागरूक किए हैं, इसके बारे में आपको लिखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा जीवन, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कब इनका पालन पोषण, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, ये सब आपको लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक है। अगर प्रश्न आया तो अज्ञे जी, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अज्ञे जी की जो काव्यगत विशेषताओं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा समाप्त होता है तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर। जितने भी कवि मैंने इन तीनों क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर में बताए हैं, जिन जिन कवियों का नाम लिया, उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न बताएं इन सभी का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, जहाँ पर भी आप लोग ढूंढेंगे वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैंने बताया है टॉप लेवल के, गारंटी है आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं समय है तो वही पढ़ लीजिएगा, गारंटी वाले जो मैंने बोला कि ये आएंगे ही आएंगे, टॉप लेवल के हैं, उनको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पीडीएफ है, तीनों क्वेश्चन पेपर, तीनों मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा हिंदी पीडीएफ। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।